Assalamu alaikum and a very warm welcome again. Now we move to our talk of the session titled Scholarship Opportunities in Turkey. To speak on this important topic, we are honored to have with us Mr. Khizar Hayat, an accomplished agronomist with expertise in field crops. Mr. Khizar Hayat is currently pursuing his education from Sakarya University of Applied Sciences, Turkey, on fully funded Turkey Bursary program. Previously, he has completed his Masters in Agronomy from University of Agriculture, Faisalabad, earning a gold medal for his outstanding academic performance. Having personally benefited from Turkey Bursary scholarship and with several years of academic and research experience in Turkey, he has direct exposure of Turkey scholarship programs, admission processes, and research culture. Today, he will share expert and in-depth guidance on scholarship opportunities in Turkey and with a particular focus on Turkey Bursary scholarship for aspiring students. Mr. Khizar Hayat, we warmly welcome you and invite you to take the floor. वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। असल में मैंने दो प्रेजेंटेशंस बनाई हुई हैं। मुझे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स की तो मिल गई है, मुझे तुर्की वाली पता नहीं किधर चली गई है। एक मिनट में वो ढूंढ रहा हूँ। जो अभी मैंने शेयर की हुई है वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है। उसमें सिर्फ तुर्की नहीं है, काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स हैं, क्योंकि मैंने खुद में काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स में अप्लाई किया था और काफ़ी सारी रिजेक्शंस भी ली थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो मैंने है चार स्कॉलरशिप विन भी की थी, वो मुझे नहीं मिल रही स्लाइड। तुर्की बुर्सलारी की जो है उसमें सिर्फ ये है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, वो सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर चुके हुए हैं, बस उनको कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनको नहीं समझ आ रहे कुछ चीज़ों की। उसमें सिर्फ ये था कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं, आपने पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, वो सारी मैं वैसे आपको वर्बली बता दूंगा। आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी, यतेबे की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। हम तुर्की बुर्सलारी जो स्कॉलरशिप है इसको यतेबे बोलते हैं, यानी YTB। ये तुर्किश में इसका मतलब बनता है कि जो फॉरेन कम्युनिटीज है ना, लाइक सिर्फ तुर्की के अंदर नहीं, जो फॉरेन कम्युनिटीज हैं उनके लिए है ये स्कॉलरशिप। यानी कि तुर्की के अंदर जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं, मतलब जो तुर्की सिटीजन हैं, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह हर कंट्री का होता है। जैसे पाकिस्तान में अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते जो हमारे साउथ एशियन स्कॉलरशिप आती हैं HEC के थ्रू। तो इसी तरह हर कंट्री का क्राइटेरिया होता है। जैसे चाइना में अब चाइनीज स्टूडेंट खुद नहीं अप्लाई कर सकते, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो देते हैं। इसी तरह जो तुर्की है, इसी इसका नाम अब चेंज कर दिया, तुर्की कर दिया, वैसे है तुर्की भी कह सकते हैं। तो इसमें भी जो है वो हर कंट्री का क्राइटेरिया होता है। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेते हैं हर साल 5,000 के करीब, यानी 5,000 स्टूडेंट्स लेते हैं, और मोर देन 100 कंट्रीज। कुछ जगह पे ये 170 यानी कि 170 कंट्रीज को भी मेंशन करते हैं कि हम 170 डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट्स लेते हैं। और जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तुर्की में तो आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि एटलीस्ट 80-90 कंट्री से 100 कंट्री से आपको आपकी ही यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगी। और ये डिपेंड भी करता है कि आप किस साइड पे हैं, किस सिटी में हैं, क्योंकि तुर्की कोई छोटा कंट्री तो नहीं है, काफ़ी बड़ा कंट्री है, और इसमें 81 सिटीज़ हैं। और ये सिटीज़ को ही इन्होंने प्रोविंस बनाया हुआ है। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी जब भी अप्लाई करना है, या आप लोग सोचोगे कि पता नहीं अब कौन से प्रोविंस में है, या क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो हमने 4 या 5 प्रोविंस बनाए हुए हैं, और सिटीज़ हमारे जो हैं वो 105-106 के करीब हैं। तो तुर्की में जो है वो यही है कि इन्होंने हर एक सिटी को जो है वो अपना एक पूरा प्रोविंस बनाया हुआ है, और उसकी अपनी एक अलग से छोटी सी गवर्नमेंट बनाई हुई है जो बल्दिया के अंदर आती है। हमारा पाकिस्तान का बल्दिया तो इतना स्ट्रांग नहीं है, वैसे है हमारा भी, लेकिन हमारा जो है वो फेडरल सिस्टम है, यानी कि गवर्नमेंट का। तो इनका जो है वो बल्दिया के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो एक अलग बहस है। अच्छा, अब आपको जो है वो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी मिल सकती हैं, कौन कौन से जो है, कैसे आपने प्रपोजल बनाना है, आपने अपनी प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। हमारे सेशन का जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए कि एज ए लोकल स्टूडेंट हम जो है हमें कौन कौन सी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ठीक है। तो ये पर्सनलाइज्ड डेवलपमेंट पाथवेज, ये सारी थोड़ी इंग्लिश लिखी हुई है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। मैं स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। उसके अलावा जो है
किसी भी स्कॉलरशिप के लिए जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सपोज अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं या पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो को करिकुलर में मोस्टली आपकी यही होती है कि आपने कोई कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया, आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश किए हैं, आपकी पब्लिकेशंस क्या हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है या किसी प्रोजेक्ट में आप एज ए रिसर्च एसोसिएट थे। तो ये आपकी मेन जो है वो होती हैं को करिकुलर एक्टिविटीज। उसके अलावा अगर आपने जो है कोई शॉर्ट कोर्सेज किए हुए हैं या यूनिवर्सिटी के अंदर बाज दफ़ा कोर्सेज आते हैं आपने वो किए हुए हैं, आपने कोई हैंड ऑन ट्रेनिंग की हुई है, जैसे वो वेबिनार्स आती हैं या छोटी छोटी जो वो सेमिनार्स आती हैं। कुछ जो है वो 1 हफ्ते के वो रख देते हैं या 2 दिन के या 2 घंटे के या 5 घंटे के कुछ होते हैं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ना। तो वो बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस यही होता है कि अगर सपोज आप किसी चीज़ में रिसर्च एसोसिएट थे तो आप जो प्रोजेक्ट था आप उसको भी लगा सकते हैं, उसका जो एक्सेप्टेंस लेटर था कि मैंने ये तब से जो है वो, क्योंकि जब आप किसी प्रोजेक्ट में होते हैं तो वो आपको एक पूरा लेटर टाइप बना के देते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप अपने वर्क एक्सपीरियंस में लगा सकते हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी इंटर्नशिप्स को लगा सकते हैं जो आपने इंटर्नशिप की हुई है। या वैसे जो यूनिवर्सिटीज़ में छोटे छोटे होते हैं इवेंट्स लाइक, अभी मैं अपना बताऊं तो हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से थे, यूएफ भी जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे हर साल जो है वो वीट कैंपेन्स होती थी और 1-2 बार जो है वो राइस कैंपेन और कॉटन कैंपेन भी हुई थी, क्योंकि डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं आप उनको भी जो है वो लगा सकते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा कंफर्म कर दें, ये ना हो कि मैं अकेला ही बोली जाऊं और बाद में पता चले जी कि नहीं नहीं, खिजर बस साहब, खत्म हो गया। आपकी आवाज क्लियर है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको बताएंगे। आप काइंडली कंटिन्यू करें। हाँ, क्योंकि मैं चैट शैट तो देख नहीं रहा, नहीं नहीं, तो आप बस बेफिक्र इस रहे। वजह से डर। मैं हाँ, मॉडरेटर स्क्रीन हूँ। भी शेयर हो रही है और बस सारी चीज़ें बस जी, ठीक है। एवरीथिंग इसके लिए। अच्छा जी, अब आता है जी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि जी हमें इससे आउटकम क्या मिलेगा स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी से और हम इसको कैसे ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान से अगर बात करें सिर्फ तुर्किया बुर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए, बुर्सलारी एक वर्ड है तुर्की का, बुर्स का मतलब होता है स्कॉलरशिप, यानी कि जिसे हम वजीफा बोलते हैं उर्दू में ना। तो हम यानी कि कह देते हैं जी तुर्किया बुर्सलारी स्कॉलरशिप। तो ये तुर्किया बुर्सलारी जो है ये असल में बुर्सलारी का मतलब स्कॉलरशिप ही होता है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, बाज दफ़ा तुर्किया बुर्सलारी लिखा होता है, बाज दफ़ा तुर्किया बुर्सलारी और आगे ब्रैकेट में स्कॉलरशिप प्रोग्राम लिखा होता है, तो ये कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब आ गया जी आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो दूसरों से अलग कर सकती हैं जब आप अपनी प्रोफाइल बना लिए। ठीक है जी, सबका नाम सेम है, हर बंदे का अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जी सारा, पहले जो 2-3 होते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस एक स्टूडेंट हैं। और आप किस एरिया से हैं वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आप सपोज बलूचिस्तान के किसी बैकग्राउंड एरिया से हैं या इवन पंजाब के किसी साउथ पंजाब वाली साइड से हैं या सिंध से, वो इट डजेंट मैटर। हाँ, बात दफा ये होता है कि आपकी जब सिलेक्शन हो रही होती है तो फिर आपके कुछ प्रोविंसेस होते हैं या आपके जो सिटीज होते हैं वो विद इन द कंट्री भी अगर आप देखें तो आपको जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं वो उनका कुछ क्राइटेरिया बनाया होता है। और इवन यानी कि जब आप इंटरनेशनली अप्लाई करते हैं तो भी अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ या आपके हायर एजुकेशन पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन के साथ कोई उनका एमओआई साइन साइन हुआ हुआ है तो फिर जो है वो उसमें बता देते हैं जी कि यानी कि इस इलाके से हम जो है इतने इतने स्टूडेंट्स लेंगे या इतने इतने इस एरिया से होंगे, इस सिटी से होंगे। तो तुर्की बुर्सलारी का ये है कि ये मेजर जो है वो तकरीबन अराउंड 170 स्टूडेंट लेते हैं, 150 से 170 के करीब हर साल। वो डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी है। और इनके अपने कुछ स्कूल भी हैं जो उनको पाक तुर्क स्कूल, मारिफ स्कूल बोला जाता है। तो ये उनसे भी स्टूडेंट्स लेते हैं, लेकिन उनसे लेते हैं बैचलर्स के लिए। और बैचलर्स में ये उनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिर्फ उन्हीं को देते हैं जो compete कर पाते हैं विद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये नहीं है कि अब जो है अगर इन्होंने सपोज एक वन वन यानी कि 150 स्टूडेंट लेने हैं, 150 स्टूडेंट्स लेने हैं और 50 इन्होंने ले लिए जी बैचलर के, और मैक्सिमम जो है वो 70 ले लिए जी या 60 ले लिए मास्टर्स के, और सपोज पीएचडी के लिए इन्होंने 40 ले लिए।
तो ये नहीं है कि जो मारिफ के बड़े हैं 50 के 50 ही वो आ जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उनका अपना एक क्राइटेरिया है। सपोज उन्होंने 5% लेने हैं या 10% लेने हैं, तो वो भी वहां से आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को ही लेते हैं। और बाकी जो मारिफ के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, तो उनका ये है सीन कि उनकी स्कॉलरशिप जो होती है वो पार्शली फंडेड होती है। लाइक उनको यूनिवर्सिटी की फीस नहीं देनी पड़ती, बाकी उनको अपना खाना पीना, अपना हॉस्टल, अपना ट्रैवलिंग, हर चीज़ खुद से करना पड़ती है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने डिप्रेस नहीं होना कि हमारी जो है वो, हमें तो इनके साथ compete करवाया जा रहा है, उनके साथ compete करवाया जा रहा है। अगर आपके मार्क्स परसेंटेज जो है वो 75% है, यानी कि इन द प्रीवियस डिग्री, अगर आप मास्टर्स या बैचलर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, देन आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा बाकी करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। करिकुलर एक्टिविटीज में ही ये आ जाते हैं कि आपके पास टेक्निकल स्किल्स क्या है, आपके पास एनालिटिकल स्किल्स क्या है, आप डाटा को कैसा एनालाइज कर सकते हैं। सपोज अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से जो है स्टैटिस्टिकल टूल्स जो हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं या अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। या आप अगर मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको बेसिक्स पता हो। आपने बैचलर में अगर सपोज नहीं भी रिसर्च की, तो फिर भी आपको पता हो कि हमने ये पढ़ा है और ये टूल जो है इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन अच्छी आनी चाहिए। ये कम्युनिकेशन हमारे यहाँ एक आया होता है 4-5 दोस्तों का, या फीमेल्स होती हैं वो, उनमें भी ये बड़ा कॉमन मसला है कि वो बड़ी शाय टाइप होती हैं। तो ये आपको एक नेगेटिव पॉइंट है, आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, ठीक है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको चीज़ों का पता होता है। लेकिन बाज दफ़ा जो होता है वो, आपको चीज़ों का पता भी होता है लेकिन आप बताते हुए घबराते हैं, ठीक है। आप में निगोशिएशन आनी चाहिए। निगोशिएशन में ये होता है कि आप हर दफ़ा ठीक नहीं होते। अगर कोई दूसरा बंदा राइट है और आपको लग रहा है, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना भी आना चाहिए, ठीक है। अपनी बात को हजम करना भी आना चाहिए। और टीम वर्क जो है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू भी है। हमें असल में टीम वर्क करना ही नहीं आता होता, क्योंकि अगर हम किसी को लीडर बना देते हैं, तो वो जो है वो पूरी टीम का अब्बा बन जाता है। और फिर वो गलत भी है ठीक भी है, बस वही कर रहा होता है। तो अगर आप टीम वर्क हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर एक टीम वर्क में आपने बना लिया जी, तो एक ही बंदा जो है वो सारा काम कर रहा होता है, बाकी जो है बस वो ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये आपको ड्यूरिंग अपनी डिग्री तो कोई मसला नहीं बनेगा, लेकिन जब आप इंटरनेशनली किसी स्कॉलरशिप में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको हर कम्युनिटी का, हर कंट्री का बंदा मिलेगा। तो वहाँ पे ये चीज़ें बड़ी इफेक्ट करती हैं। मार्केटिंग स्किल ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने कौन सा वहाँ पे आके कोई जो है, लेकिन आपको जॉब के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्केटिंग स्किल्स और ये जो सारी चीज़ें। अच्छा जी, अब स्कॉलरशिप का क्या सीन है जी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हमारे अंदर जो है ना वो थोड़ा सब्र कम ही होता है। हम बस चाहते हैं कि ये इधर से हमने अप्लाई किया, उधर से दूसरे दिन हमें एक्सेप्टेंस मिल जाए या रिजेक्शन मिल जाए, ताकि हम जो है वो आगे बढ़ने वाले हों। तो ऐसा सीन नहीं होता। बड़ा हाईली कम्पिटिटिव ये प्रोग्राम है। अगर पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में सिर्फ तुर्किया बुर्सलारी में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ही अप्लाई करते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को देखें ना, तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं जो हमारे एचईसी के अंडर आती हैं? तकरीबन मोर देन 100 हैं, जो बड़ी वेल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। और हर एक यूनिवर्सिटी में तकरीबन कोई 30-40 हज़ार स्टूडेंट होता है। मिनिमम भी 20 हज़ार लगाएं, और उसमें से 10 हज़ार स्टूडेंट सपोज अप्लाई कर रहे हैं। तो आप खुद सोचें कि काम कहाँ तक पहुंच जाता है। नंबर वन, ये बड़ा हाईली कम्पिटिटिव प्रोसेस है। और आपने अगर इसमें स्कॉलरशिप वाकई विन करनी है, या अगर आपको लगता है कि मुझे एटलीस्ट इस लाइन में आना तो चाहिए कि मैं compete कर सकूं, तो फिर उसके लिए जो है वो थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। वो चीज़ें भी हम आगे बताएंगे। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कुछ स्कॉलरशिप्स जो हैं वो तकरीबन पूरा साल, 1.5 साल ले जाती हैं। आपने चाइना में अप्लाई करना है, तो चाइना में आपको एटलीस्ट पूरा 1 साल लग जाता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है बाज़ दफ़ा, क्योंकि आपने पहले एक्सेप्टेंस लेना होता है। वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अच्छा जी, जब आपको पता चल रहा है कि सपोज ये स्कॉलरशिप आ रही है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसमें आपने टाइम भी मैनेज करना है, आपने अपनी जी प्रोफाइल को इम्प्रूव करना है। उसके लिए जो है ना वो स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस बड़ी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। सर। आप अपने आप को एक पूरा पाथवे दे के चलें कि अच्छा,
ये चीज़ें मैंने ऐसे ऐसे करनी है, ये काम करने हैं, या इस चीज़ पे मैंने फोकस करना है। या सपोज अगर आपको कोई रिजेक्शन ऑलरेडी पहले मिल चुकी है ना तुर्की या बुर्सलारी से या किसी भी स्कॉलरशिप से, तो आप उससे भी सीखें। ठीक है। तो स्टे अर्ली स्टे ऑर्गेनाइज्ड, स्टार्ट अर्ली स्टे ऑर्गेनाइज्ड जो है वो, ये एक बड़ा अच्छा मेथड है कि आप जो है पहले से ही चीज़ों को अपने हिसाब से जो है ना वो ठीक करना शुरू कर दें। कि सपोज अभी मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें। फिर आपको लगता है कि यार मेरी तो प्रोफाइल भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मैं कुछ ना कुछ अभी शॉर्ट कोर्सेज कर लेता हूँ, या कोई कॉन्फ्रेंस आती है उसको ज्वाइन कर लेता हूँ, कोई वेबिनार आती है, सेमिनार आती है, काफ़ी सारे ग्रुप हैं, इवन व्हाट्सएप पे भी हैं, वो आपको काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो करती रहती हैं ये चीज़ें। तो उनके साथ भी आप जो है एक्सक्यूज कांटेक्ट में मी रहा करें। मिस्टर खिजर वो अब्बास, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी चीज़ें करवाती हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है काइंडली? जी सर, आ रही है लेकिन काफ़ी स्लो है। अच्छा, स्लो है। अभी आवाज क्लियर है आपको मेरी? जी जी, क्लियर है क्लियर है। जी अच्छा, फरमाएं सर। सर ऐसा है, मेरी बात सुने। हम ये जो सेशन है ना, ये प्योरली हम टर्की से रिलेटेड स्कॉलरशिप है ना, उसके हवाले हाँ से हाँ। करवा रहे हैं। तो क्योंकि हमने ना, ये हमारा फोर्थ सेशन है, हमने ऑलरेडी सऊदी अरेबिया और उसके अलावा रासमस मंडस चाइना, तो ऑलरेडी हम ये सेशन हम्म। करवा चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि क्योंकि आप वहाँ पे माशाल्लाह मेरे ख्याल में स्कॉलरशिप पे वहाँ पे मास्टर कर रहे हैं या पीएचडी, तो हम चाहते हैं कि जो टर्की में ओवरऑल जो स्कॉलरशिप्स आते हैं, और स्पेसिफिकली जिस स्कॉलरशिप पे आप हैं, जो बुर्सलरी स्कॉलरशिप पे मैं आप हैं। बताता हूँ जी, बताता हूँ सारी चीज़ें। हाँ जी, काइंडली मैं चाहता हूँ कि आप उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें, फिर हम इंशाल्लाह एट द एंड ना क्वेश्चन भी लेते हैं। तो ताकि फिर वो ना जो इंफॉर्मेशन है ना रिलेटेड टू टर्की स्कॉलरशिप, वो मतलब हाँ हाँ। मैक्सिमम हम इस सेशन में डिलीवर कर सके अपने ना पार्टिसिपेंट्स को, प्लीज। थैंक यू। मैं बताता हूँ जी सर, आप बेफिक्र रहें, बस टाइम की कोई किल्लत नहीं है, अगर आपके पास है तो बता दें, मुझे कोई मसला नहीं है, आज मैं फ्री हूँ। नहीं नहीं, टाइम सर हमारा बेसिकली टोटल टाइम इसका एक घंटा है। और उसमें हम्म। ये है कि हम चाहते हैं कि 30 मिनट की प्रेजेंटेशन हो, बाकी तकरीबन 20 मिनट्स 25 मिनट्स की हम ना क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें। थैंक यू। कोई मसला नहीं है, दोबारा से अगर किसी को होगा कोई क्वेश्चन तो दोबारा से कर लेंगे, कोई जी मसला जी, नहीं है। वो हम यानी कि ना 15 से 20 मिनट यानी कि रखेंगे। तो अभी मेरे ख्याल में ना 15 20 मिनट तो गुजर चुके हैं तकरीबन ना, तो 20 मिनट्स मजीद आप काइंडली, हम इंशाल्लाह उस क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाएंगे। थैंक यू। ठीक हो गया जी, फिर मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी घुमाता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें बस ऐसे रिपीट हो रही हैं। अच्छा जी, अब आ गया जी दूसरा पॉइंट है जी। आपने तुर्किया बुर्सलारी में जो है ना, आपने यूनिवर्सिटीज चूज करनी होती हैं, ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट होता है। और इसमें आती हैं जी तकरीबन, अगर सिर्फ YTB के अंडर बात करें ना, जो तुर्किया बुर्सलारी है, उसमें जब आप पोर्टल पे अप्लाई करते हैं तो लास्ट जो सेशन होता है, जो लास्ट स्टेप होता है, उसमें तीन चार तरह की स्कॉलरशिप्स आती हैं। एक एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट की तरफ से आती है, IDB मेरे ख्याल में इसका नाम होता है। तो उसमें पाकिस्तान नहीं आता अनफॉर्चुनेटली ना, उसमें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो आते हैं, लाइक अफगानिस्तान और सूडान और अफ्रीका के काफ़ी सारे कंट्रीज आते हैं। तो आप उसमें अप्लाई नहीं करते, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर कर देते हैं। सपोज PhD के लिए वो ऑफर कर रहे होते हैं या मास्टर्स के लिए ऑफर कर रहे होते हैं, तो वो आपने लास्ट स्टेप को ओपन करके ज़रूर देखना है। उसके अलावा लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो आप जो है वो कोशिश करते हैं कि मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में करें। तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने जो है वो रिक्वायरमेंट में लिखा होता है कि जी हमें आइट्स चाहिए, हमें टॉफिल चाहिए, हमें GRE चाहिए। तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट हैं, उनमें से कोई भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्कॉलरशिप पे आते हैं तो स्कॉलरशिप का मकसद यही है कि आपको लैंग्वेज सिखाई जाए, आपको तुर्की के कल्चर के बारे में एक्सप्लोर करवाया जाए। तो आपको लैंग्वेज पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। और अगर आप जो है, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आप आराम से जो है वो तुर्की में जो है तुर्किश लैंग्वेज में ही जो है कोर्सेज चूज कर लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यूनिवर्सिटी जो है वो आप 12 चूज कर सकते हैं मैक्सिमम। और इसमें जो है वो आप कोशिश करें कि पहले इनको थोड़ा सा पढ़ लें, जो आपने लिस्ट बनानी है ना यूनिवर्सिटीज़ की। आप उन यूनिवर्सिटीज़ की पहले लिस्ट बना लेंगे। सपोज आपने 12 14 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो, वैसे तो आपको अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी मिल जाएंगी, क्योंकि 200+ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तुर्की में है, जो आती हैं इसके अंदर योग, जैसे हमारा HEC सिस्टम है, तो वो रिकग्नाइज्ड हैं थ्रू YTB और वो स्टूडेंट्स को लेते हैं।
तो आपने जो है वो पहले देख लेना है, ये नहीं है कि बड़े सिटी में घुस जाओ, बड़े सिटीज जो है वो कॉस्टली भी बहुत ज्यादा हैं, तो आपने जो है बाद में फिर आके यहाँ पे ढंडोरा पीटना है जी हमारा स्टाइपेंड कम है, तो ये वो स्टाइपेंड कम नहीं है, स्टाइपेंड इनफ है आपके रहने के लिए, आपको खाना मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, वो बेनिफिट्स जो है वो काफी ज्यादा हैं, वो आपको पता ही होगा। लेकिन ये यूनिवर्सिटी जब आपने चूज करनी है तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपने बस ऐसे ही जो है ना, एक बार दफा ये होता है कि आप एक ही सिटीज में कोई 10 यूनिवर्सिटीज या 5 यूनिवर्सिटीज टॉप की एक ही सिटी में चूज कर लेते हैं, तो आपने सिटी को प्रेफरेंस नहीं देनी है, आपने जो है यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देनी है। और आपने उसमें देखना है कि क्या मेरा मेजर जो है वो मेजर सब्जेक्ट जो है वो इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स के केसेस ऐसे भी आए हैं कि जो बस ऐसे ही सिटीज को चूज करके आगे बाद में जो है वो उनको कोई और मेजर ऑफर हो रहा था, क्योंकि उन्होंने वो सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ था, बस उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम देखा हुआ था। और जब वो इधर आ गए फिर उनकी लैंग्वेज कंप्लीट होगी तो फिर उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो इसमें पढ़ना ही नहीं है। तो फिर यतबे ने कहा कि ठीक है बेटा फिर आप घर चले जाओ। लेकिन वो उनका बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के बाद तकरीबन 1 साल लगा प्रेसिडेंट से साइन करवा के जो है, तो फिर उनको दोबारा इधर इनरोल किया गया उनकी अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी में। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये हुआ कि वो उस बच्ची के लिए तो बड़ा वेल एंड गुड हो गया जी, वो अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी में अपनी मर्जी के प्रोग्राम में पढ़ रही है, लेकिन उसने सत्यानाश कर दिया जो बाकी उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। अब पिछले 3 साल से वहां से कोई भी अभी तक स्टूडेंट नहीं नजर आया जो उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट उन्होंने लिया हो, ठीक है ना, तो ये आपने नहीं, तो मैंने बता दी कि आप जो है ओपन मेरिट पे अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट पे यही है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि यतबे के अंडर ही आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट की तरफ से मिल जाती है। तीसरे नंबर पे जो स्कॉलरशिप है जी वो है अंते, यानी कि इसको बोलते हैं, वो ज्यादातर आती है उसके लिए जो इसके प्रोग्राम्स हैं इस्लामिक स्टडीज के और इस तरह के ना, तो वो भी बाज दफा यतबे के अंडर ही काउंट होती है। उसके अलावा यहाँ पे एक आती है सेमेस्टर एक्सचेंज स्कॉलरशिप, तो वो भी मास्टर्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं अगर वो दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो मैक्सिमम जो है वो 6 महीने की मिनिमम होती है और मैक्सिमम 1 साल की होती है। उसमें वो आपको सिर्फ जो है वो स्टाइपेंड देते हैं। अभी हर साल जो है वो स्टाइपेंड बढ़ता है, अभी मास्टर्स के लिए जो है वो 6500 है, यानी कि 6500 तुर्किश लीरा ना। तो उम्मीद है इस जो हर साल फरवरी में जब स्टाइपेंड आता है तो वो बड़ा हुआ होता है, उम्मीद अब इस साल जो है वो तकरीबन 9,000 के 8,000 के करीब हो जाएगा। और जो पीएचडी के लिए हैं उनके लिए है जो वो 9,000 है अभी, ठीक है ना, 9,000। और वो उम्मीद है 12,000 तक हो जाएगा। लेकिन ये खाली स्टाइपेंड नहीं है, इसमें आपको स्टाइपेंड के अलावा हॉस्टल फ्री मिलता है और उसमें 2 टाइम का खाना भी फ्री मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपना हॉस्टल नहीं लेना तो आपको अलग से थोड़े से पैसे मिलते हैं, 5-6 हज़ार। अच्छा जी, अब इस स्कॉलरशिप को विन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कौन कौन सी चीजें हैं, वो 4 चीजें हैं। सबसे पहले आपका सीजीपीए, काफी सारे लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन ये बहुत कुछ होता है, ठीक है। और सीजीपीए बेस्ड अगर कहा जाए तो तुर्किया बुर्सलारी जो है वो बन सकता है। उसकी वजह ये है कि जिनकी हाई सीजीपीए होती है वो उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। सीजीपीए खाली प्रेफर नहीं होती, अगर आपके 75% मार्क्स हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपने लेटर ऑफ इंटेंट जिसको रिसर्च प्रपोजल भी बोलते हैं या स्टडी प्लान बोलते हैं या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बोलते हैं, अगर वो अच्छा बना लिया देन आपके चांसेस मैक्सिमम होते हैं। और एक चीज नोट करने वाली है वो ये है कि जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ मोटिवेशनल लेटर देना होता है, वो भी तकरीबन 3,000 कैरेक्टर का, जो कि 400 वर्ड्स के करीब या 450 वर्ड्स के करीब बनता है। तो वो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। लेकिन जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं या जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है, वो लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर ही आता है। और उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपने उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, लाइक आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, आपके रेफरेंस क्या है, और आपका रिसर्च बैकग्राउंड क्या है, आपका क्वेश्चन क्या होगा। मैंने अपना लेटर वैसे तो शेयर किया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ दोबारा भी शेयर कर दूंगा अगर किसी को चाहिए होगा तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये 2 पॉइंट हो गया, एक आपका एजुकेशन, दूसरा आपका लेटर। तीसरे नंबर पे आ जाता है जी आपका को करिकुलर, जो मैंने सबसे पहले पॉइंट ही बता दिया था कि आपकी पब्लिकेशंस ये वो। लेकिन एक बात नोट करने वाली है, काफी सारे अभी पीएचडी के या मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि जी हमारे पास पब्लिकेशन है ही नहीं। तो ये नोट करें कि ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है वेरी गुड, नहीं है देन एक्सीलेंट, कोई मसले वाली बात नहीं है।
लेकिन आपका जो लेटर ऑफ इंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, उसमें वो रिसर्च हो जो एक्चुअल में हो भी सके। ठीक है। और फिर उसी हिसाब से आपने जो है वो सिटीज भी चूज करने हैं और अपनी सारी चीजें चूज करनी है। अब ये नहीं है कि मेरी तरह आपने जो है वो एक फील्ड ट्रायल चूज कर लिया और चूज कर लिया अरिज़रम में ना। मैंने ऐसे ही किया था बस बिना देखे ना, अरिज़रम एक बड़ा अच्छा उसमें यूनिवर्सिटी है, अतातुर्क यूनिवर्सिटी। तो मैंने ऐसे ही चूज कर ली उसको, उस यूनिवर्सिटी की सारी प्रोफाइल सारा कुछ देख लिया, और अपना फील्ड ट्रायल जो है वो मैंने वहां पे चूज कर लिए। और जब मैं इंटरव्यू में गया तो उन्होंने कहा कि आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं था, वहाँ तो वो तो तुर्की का सबसे ठंडा एरिया है, वहां पे तो सर्दियों में -20-30 तक चला जाता है, तो इतनी बर्फ पड़ती है, तो आप अपना फील्ड ट्रायल किधर लगाएंगे। क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर था तो मैंने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं था। तो फिर मैंने जो है उनको जस्टिफाई किया, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने बनाया था, तो फिर उनको लगा कि ठीक है ये काम हो सकता है। लेकिन उन्होंने खुद कहा कि अच्छा आप दूसरी प्रेफरेंस बताएं, तो फिर मैंने जो अभी जिधर मैं हूँ फिर मैंने ये बताई, फिर उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा बेहतर है। तो अभी मेरे लिए भी ये ज़्यादा बेहतर है, मैं यहाँ पे बड़ा खुश हूँ। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है, ये ऐसे ही बस जो है वो नहीं चले जाना। और जो डेडलाइन है वो 20 फरवरी होती है, 10 जनवरी से शुरू होती है और ये 20 फरवरी तक जाती है। और ये बड़ा टाइम होता है, आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले तकरीबन 2 से 4 बार पढ़ें। और अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है या कोई टीचर है या कोई पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो आप उनको भी दिखा सकते हैं कि यार इसमें देखो कोई मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। या आप जितने भी विनर्स हैं आप उनमें से किसी को भी अपना जो है वो सीवी दिखा सकते हैं, आप अपना लेटर ऑफ इंटेंट दिखा सकते हैं, आप अपनी मोटिवेशनल वो जो मोटिवेशनल लेटर है वो दिखा सकते हैं। तो कोशिश करेंगे किसी ना किसी की हेल्प लेके ये पूरा कर लें, ये इसको ऐसे बस खाना पूरी ना करें, इसको थोड़ा सीरियस लें। अच्छा जी, ये कुछ शॉर्ट कोर्सेज हैं, इनके मैंने लिंक भी शेयर किए हुए हैं सबके साथ, मैं दोबारा भी कर दूंगा। और तो ये कोर्सेरा है, ये डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से आप कोर्सेज कर सकते हैं, एफएओ एकेडमी है, और काफ़ी सारे एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट है, यूनिसेफ की तरफ से है, माइंड लस्टर भी है। मैंने ऑलरेडी जब ये ग्रुप बने थे इस साल के लिए तो मैंने शेयर कर दिए थे, पिछले साल भी किए थे, उससे पिछले साल भी। तो तकरीबन जितने यतबे पे पिछले साल स्टूडेंट्स आए थे वो मोस्टली मुझे जानते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस साल भी जो आएंगे वो उनके साथ अच्छी गपशप होगी, और इंशाल्लाह इस साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ होंगे। ये दूसरे कंट्रीज़ की हैं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पहले ही बात हो चुकी है कि हमें सिर्फ यतबे पे बात करनी है। तो ये बाकी मेरा ग्रुप है, अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है। वैसे मेरा अपना चैनल भी है। तो बाकी ये लिंक मैंने दिए हुए हैं, ये लिंक्स हैं डिफरेंट, जो आप वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप स्कॉलरशिप्स को जो है वो ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आती हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे ग्रुप्स भी हैं, जैसे ये अभी ये वाला जो ग्रुप है आप लोगों का, तो ये भी बड़ा अच्छा है कि लोगों को आप डायरेक्ट पाथवे दे रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आप 4 कंट्रीज को पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो अब सपोज किसी को अगर हो नो नहीं है तो वो भी जान जाएगा कि अच्छा यार इस कंट्री में जाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और कैसे कैसे करना है। ये चाइनीज़ यूनिवर्सिटी के लिए मेरा अपना डाटा भी पड़ा हुआ है इस पे, ये तकरीबन को 30-40 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको दे दूंगा। अगर अच्छा अभी आप जो है ये मेरी प्रोफाइल भी विजिट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी है, मेरा नाम मोहम्मद खिजर यात है, रिसर्च गेट पे भी है, गूगल स्कॉलर पे भी है, वेब ऑफ साइंसेज पे भी है, हर तरफ है। और ये पीछे नंबर, मेरा नंबर भी दिया हुआ है। उसके अलावा ये जो ग्रुप है जिसमें मैं अभी हूँ आप लोगों के साथ, तो इसमें भी अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जिनके कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं वहाँ पे भी जो है वो क्वेश्चंस बता दूंगा। ग्रुप जरूरी नहीं है, बस ये जरूरी है कि किसी की हेल्प हो जाए, और अगर कोई आ जाता है तो वो दुआएं ही देगा, और तो कुछ नहीं है चाहिए हमें किसी से। अच्छा, अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है जी आप लोगों के क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मिस भी की होंगी। तो अब आप लोग पूछेंगे तो इंशाल्लाह बता देंगे। जी सर, क्वेश्चंस बताएं, जिस जिसका जो जो कोई क्वेश्चन है वो काइंडली से आप लोगों के जो यहाँ पे हैं वो अमीर भाई, वो आप लोगों को मौका देंगे, आप लोग अपने हैंड रेज करते जाएं, और फिर जो है वो आप लोगों को वन बाय वन मौका देंगे। तो जी सर, तो क्वेश्चंस ले लें हैंड आप। रेज कर ले। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी और कम्प्रिहेंसिव, मतलब कि आपने पूरी डिटेल से वो गाइड भी किया, टिप्स वगैरह जो हाँ भी उसकी। अनफॉर्चुनेटली असल में ना मैं वो प्रेजेंटेशन पता नहीं किधर रख बैठा हूँ, पता नहीं अब किधर रख दी है वैसे वो उसमें। लेकिन वो यही थी कि उसमें सारे स्टेप थे छोटे छोटे ना, कि आपकी एज लिमिट क्या है जी, वो 21 साल से अगर आप कम है तो बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर 30 साल से कम है तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 35 साल से कम है तो आप पीएचडी के लिए कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेप में क्या क्या चीज़ें चाहिए, बस वो अनफॉर्चुनेटली पता नहीं मैं किधर रख बैठा हूँ।
जी पूछे, मैं नहीं बताऊंगा। कोई बात नहीं, लेकिन आप वो ना पीडीएफ में उसको शेयर कर दीजिएगा, जब आपको बाद में मिले ना तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। जी मैं अच्छा इंशाल्लाह वो सर शेयर कर मेरा दूंगा, बल्कि सारी चीजें शेयर कर दूंगा। सर मेरा नहीं क्वेश्चन जी, ये था कि प्रोफेसर्स को पोस्ट। ईमेल नहीं करनी पड़ती। ये नोट कर लें, तुर्किया बुर्सलारी के लिए प्रोफेसर्स को ईमेल नहीं करनी पड़ती। आपने डायरेक्ट पोर्टल पे अप्लाई करना, और पोर्टल पे ही वो सारी चीजें खुद से देखेंगे। इनकी एक अलग से कमेटी है और इनका डिफरेंट क्राइटेरिया है। जी जी पूछें। बाकी पार्टिसिपेंट भी तो जिनको कोई क्वेश्चन है वो अपने हैंड रेज जो है कर सकते हैं, और अगर वैसे चैट में लिखना है तो वो वहां पर भी लिख सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि पोस्ट डॉक के लिए भी कोई है स्कॉलरशिप जी वगैरह। मेरे मेरे ख्याल में आपने मेरा चैनल नहीं देखा। मैं उसमें डेली भेजता हूँ। इवन आज भी मैंने कल भेजी हुई है एक पोस्ट डॉग के लिए ना। उनको 8 लोग चाहिए। तो मैं भेजता रहता हूँ। आप लोग जो है वो मेरा चैनल, अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो वो फॉलो कर लीजिएगा। मैं शेयर कर देता हूँ उसका लिंक ना। सही। थैंक यू। हाँ, पोस्ट डॉग के लिए भी मैं भेजता रहता हूँ। उसके अलावा पीएचडी के लिए हर एक डिपार्टमेंट के रिलेटेड मैं भेजता रहता हूँ चीज़ें। सर आप हमारे इस ग्रुप में हैं तो आप यहाँ पर भी शेयर कर दीजिए, दिया करें, चाहे अपने उसका चैनल का लिंक भी और। हाँ, अगर मुझे एडमन अलाउ करेंगे तो फिर मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये एक अच्छी बात नहीं होती। यानी कि एथिक्स नहीं होते कि अगर किसी का ग्रुप है और उसमें आप अपने लिंक ठोकी जा रहे हैं। अगर वो मुझे कहेंगे तो देन मैं जो नहीं है वो सर शेयर वो कर दूंगा, लेकिन अगर आप मुझे ये पर्सनल है। में मैसेज करेंगे देन मैं आपको पर्सनल में भी भेज दूंगा। सही, ये नहीं, असल में ये हमने सिर्फ स्कॉलरशिप काउंसलिंग के लिए ही ग्रुप बनाया है, ताकि जो भी है हर कोई जो है ना वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, और जो भी क्योंकि बेहतर हमने स्टूडेंट के लिए ही बनाया है, तो हर कोई जो है ना वो उसके लिहाज से ही सिर्फ रिलेटेड टू स्कॉलरशिप ही शेयर कर सकता है। ठीक हो गया मैम, मैं शेयर कर दूंगा। कोई मसले वाली बात नहीं, अगर आप खुद कह रहे हैं तो। और सर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आइस नहीं है तो फिर क्या करें। आइट्स कंपलसरी नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि ये कंपलसरी नहीं है। बल्कि कोई भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है। इवन अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की प्रोफिशिएंसी है ना, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, देन आप उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट अबाउट जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर मच पार्ट ऑफ अलाउ टू मास्टर्स। भाई, सर एक। पहली बात तो ये है कि आप तुर्की में आ जाएं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने जॉब ही करनी है तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप पार्ट टाइम अच्छी जॉब शॉप कर सकते हैं। और समटाइम्स ये होता है कि जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको अलाउ कर देते हैं, like if they are more cooperative with you then they will allow you to do some works। और फिर जो है वो आप हफ्ते में एक आध दो क्लासेस लेके तो आप अपना काम शाम चला सकते हैं। रिज्यूमी 2 पेजी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बच्चे। क्योंकि अगर आपने 10 पेजेस की रिज्यूमी बना ली तो इतनी की किसी प्रोफेसर की नहीं होती। मैं एक बनाई थी और हमारे जो डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे वो बड़े तब गए थे कि भाई 2 पेजेस से ज्यादा, बल्कि 1 पेजेस की होनी चाहिए, 1 पेज की होनी चाहिए, और मैक्सिमम 2 पेजेस तक जा सकती है। आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी को करिकुलर, जो भी को लटरम पटरम है, आप सारा अपना वो गूगल स्कॉलर पे लगा दें। जो पब्लिकेशंस हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो लिंक्डइन पे लगा दें। और आप उनके लिंक्स मेंशन कर दें, ठीक है। अच्छा जी, मेरा अभी 7th सेमेस्टर में, यस आप 7th सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं। इवन जिनका मास्टर्स के लिए 3rd सेमेस्टर है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या जिनका बैचलर्स के लिए अभी फर्स्ट ईयर खत्म हुआ है, उसका रिजल्ट आ गया और अभी सेकंड ईयर जो है उसके पेपर अभी होने हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी डिग्री जो है वो सितंबर 2000 यानी कि अगस्त तक कंप्लीट हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में जून जुलाई में वैसे तो होते हैं इंटरव्यू। और अगर आपकी जून जुलाई तक या अगस्त तक कंप्लीट हो रही है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। अच्छा जी, कितने सिलेक्ट होते हैं एनुअली? मैंने ऑलरेडी बताया है कि तकरीबन कोई 100। आप इसको छोड़ेंगे कितने होते हैं, आप बस अपनी स्कॉलरशिप पे फोकस करें कि बस मुझे विन करना है, ठीक है। वैसे तो मेरे ख्याल में मैंने बताया है कि 150 से 170 स्टूडेंट के करीब होते हैं। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ये इधर चैट चल रही है इसमें भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, एमडी नहीं महमूद। मैं आपको अनम्यूट नहीं, कर रहा मेरी हूँ। लैंग्वेज, आसिफ भाईजान, मेरी जो डिग्री है वो तुर्किश लैंग्वेज में है। क्योंकि जब आप इधर आते हैं तो इनका सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि आपने जो अपनी डिग्री करनी है वो डायरेक्ट तुर्किश लैंग्वेज में ही करनी है। और जब आप यहाँ से अब निकलेंगे तो देन जो है वो आपको
सपोज जिस भी कंट्री में आप जाएंगे, सपोज अगर मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा तो मुझे पाकिस्तान के एचईसी से जो है इसके इक्विवेलेंसी लेनी पड़ेगी। सपोज अगर मैं जॉब करता हूँ या मुझे पीएचडी करनी है या जो भी काम करना है, तो वो हर कंट्री में आपको उसके रिलेटेड इक्विवेलेंसी लेना पड़ती है। वो एक अलग प्रोसेस है। जब आप किसी भी कंट्री में, इवन आप चाइना में भी जाएंगे, तो आपको जो है वो, जब आप सारा कुछ कर लेंगे तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो आपको अपने एचईसी से आके वापस उसकी इक्विवेलेंसी लेनी पड़ेगी। कैन वी ऐड सोशल बैकग्राउंड इन लेटर ऑफ इंटेंट? हाँ जी, सोशल एक्टिविटीज, आपने पहला क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें वो क्या कहते हैं कि आपने अपनी मोटिवेशन बतानी है, आपने अपनी एजुकेशन बतानी है। तो उसमें आप अपनी एजुकेशन बताते हैं, मैं अपना लेटर ऑफ इंटेंट शेयर कर दूंगा। उसमें अगर आप लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में यही है कि मैंने अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताया हुआ है, फिर मैंने बताया कि मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए, फिर मैंने कुछ सर्टिफिकेट बताए। ठीक है। और फिर मैंने बताया कि मेरी टॉप प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी कौन सी है। वो मैंने अनकरा रखी थी, तो मैंने वो भी बताई। तो जो आपका लेटर ऑफ इंटेंट होता है उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है, अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें वो यही पूछते हैं कि अच्छा आपकी क्या सोशल एक्टिविटीज, आपने कौन से प्रोजेक्ट किए या कुछ किया है। तो वो आप सारी चीजें उसमें मेंशन कर सकते हैं। जी, आप अली भाई कर सकते हैं अगर आपका जो है वो, क्योंकि तुर्किया बुर्सलारी स्कॉलरशिप में प्रोग्राम में ना आपको, मेरे नहीं ख्याल के गैप का कोई मसला बनाएंगे। हाँ, कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल उतनी है कि आप जो है वो इलिजिबल क्राइटेरिया में आते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। सर हाँ एक जी, इसमें अमीर हमजा पार्टिसिपेंट है भाई, इसमें मोहम्मद। सिर्फ एक ही इनटेक होती है, वो सितंबर इनटेक लेते हैं। और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि तुर्किया बुर्सलारी जो है इसमें आपको एयर टिकट भी मिलती है, आपका वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो बिल्कुल फ्री होती है। ठीक है। आपको कोई एक भी खर्चा नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपके वही एक्सपेंसेस होते हैं जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन पे करते हैं। ठीक है। या आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जो भी आप सेंटर चूज करते हैं। पाकिस्तान में 3 सेंटर बनते हैं, ये माइंड में रखिएगा। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। तो आपने, अच्छा जी, मेरा एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट है, कौन सी यूनिवर्सिटीज बेस्ट रहेंगी? आपका एंटोमोलॉजी है तो भाईजान, रियल में भाई साहब, मेरा जो है मेरा भी एग्रीकल्चर था, मेरा एग्रोनॉमी था। तो एग्रोनॉमी के लिए भी तकरीबन सेम ही यूनिवर्सिटीज आप चूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज माइंड में रखें कि जब आप इसमें करेंगे तो आपको इसमें एंटोमोलॉजी नहीं मिलेगा, आपको इसमें प्लांट प्रोटेक्शन मिलेगा। अच्छा जी, मिनिमम सीजीपी कितनी होनी चाहिए बैचलर के लिए? मिनिमम सीजीपी इतनी होनी चाहिए कि आपकी जो मार्क्स परसेंटेज है वो 75% से अबव हो। मेरी मार्क्स परसेंटेज जो थी वो 80% थी, 80% से भी अबव थी, और मेरी जो सीजीपी थी वो 3.7 की लाइन में थी। और जो 3.8 वाले थे वो भी रह गए थे। तो क्योंकि उसमें सीजीपी भी आती है आपका, को करिकुलर एक्टिविटीज भी आती हैं आपका, जो है बाकी सारी चीजें भी आती हैं, तो आपका लेटर ऑफ इंटेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आर्किटेक्चर के लिए हसन भाई, तुर्की जो है वो सबसे बेहतरीन है। यहाँ की इंजीनियरिंग जो है वो बड़ी फेमस है। इवन हमारी यूनिवर्सिटी जो है साकारिया यूनिवर्सिटी, उसमें भी इंजीनियरिंग के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे टॉप क्लास हैं। तो आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी अगर आप जो है स्कॉलरशिप विन कर जाते हैं तो। और 12 की प्रेफरेंस देनी होती है, तो आप जो है वो यूनिवर्सिटीज को ढूंढ ढूंढ के प्रेफरेंस दे दीजिएगा। ये ना हो कि बस आधे घंटे में जो है वो पूरी एप्लीकेशन फिल करके और बस खाना पूरी करके उसको आप कर दें। अच्छा जी, इफ वी आर प्रिपेयरिंग राइटिंग रिसर्च प्रपोजल एंड देन आई वांट टू ऐड सर्टिफिकेट्स एंड सोशल एक्टिविटीज इन इट, कैन इट मूव बैक? अगर आपने सबमिट कर दी है तो फिर रहने दें, लेकिन अगर आपने सबमिट नहीं की अपनी एप्लीकेशन, तो फिर जो है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सबमिट करने से पहले मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अगर जिसने सबमिट नहीं की वो एटलीस्ट उसको तो कुछ 2-4 बार पढ़ ले। मैं तो खुद तो जो है अपनी एप्लीकेशन को तकरीबन को 20 बार पढ़ा था। तो आप लोग जो है एटलीस्ट कुछ 2-4 बार पढ़ के फिर सबमिट करें, क्योंकि जब आप सबमिट कर देते हैं ना और फिर कोई बंदा ग्रुप में आके पूछ रहा होता है या किसी को कोई चीज़ याद आ जाती है, तो फिर आप लोग जो है वो प्रिटेंशन में आ जाते हैं कि यार मैंने तो ये रह गया, मैंने तो वो करना था। अच्छा, ये 2 पेपर पब्लिश हैं, 5 नंबर पर मास्टर्स के लिए सही रहेगा। हाँ जी, अगर पब्लिकेशन है देन इट गुड फॉर यू, और ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ये SYN स्टेज कौन सी होती है भाई? अच्छा, किसी को कोई एनी और उन्होंने क्वेश्चन है शायद लिखा होगा। तो सर भी एक पूछ सकते हैं आप पार्टिसिपेंट लोग। ने हैंड रेस किया हुआ है, मोहम्मद नाहिद मोहम्मद। हाँ, ये बांग्लादेश से, आई नो हिम एंड आई विल डिस्कस विद हिम।
ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये इज माई वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड। आस्क किया है उनको अनम्यूट करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं रहे। हैंड तो रेस किया हुआ है। वो इंग्लिश में बोलेंगे, उनको नहीं आती उर्दू, लेकिन वो उनको जो क्वेश्चन हैं वो ले रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि आप जो है वो ज्वाइन कर लें, होप यू विल लर्न अलॉट। तो वो मेरे ख्याल में सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं कि फिर उनको जो है, मेरे काफी सारे दोस्त हैं इंटरनेशनल, मेरे अपने ग्रुप में जो मेरा अपना जो ग्रुप है ना असल में स्कॉलरशिप्स का, वो ग्लोबल स्कॉलरशिप फोरम के नाम से है। और उसमें तकरीबन को 15-20, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि ये तो वो हैं जिनको मैं खुद जानता हूँ और मेरे दोस्त हैं बड़े क्लोज ना, डिफरेंट कंट्री से। लाइक अभी ब्राजील में भी एक गया है, मोरक्को में भी हैं, सऊदी अरेबिया में भी अभी चले गए हैं, जापान में, चाइना में, और फ्रांस में भी हैं, यूरोप में काफी सारे, जर्मनी में हैं काफी सारे। तो वो फिर जो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आती हैं उनके बारे में डिस्कशन होती रहती है। मेरे ख्याल में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हसन भाई। अच्छा, मिनिमम सीजीपीए कितनी होनी चाहिए? अगर आप कोशिश करें कि आपकी जो सीजीपीए है वो जितनी मैक्सिमम हो उतना ही ज़्यादा फायदा है। जलाल भाई, अनफॉर्चुनेटली आपकी सीजीपीए बहुत ही कम है, 2.89 है, तो ये बहुत ही कम है। क्यों? लेकिन अगर आप अप्लाई करें, अगर आपकी दूसरी चीज़ें काफ़ी स्ट्रांग हैं और आप जो है वो, आपकी मार्क्स परसेंटेज जो है वो 75% अबव बनती है। क्योंकि अगर आप तुर्की में आएंगे तो तुर्की में अभी जो है ना वो सीजीपीए 4/4 लेना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अगर आपके मार्क्स 90% से अबव होंगे, देन आपकी जो है वो एक सब्जेक्ट में 4/4 बनेगी। और अगर आपके 89 भी हो गए ना, तो 80 से 89 तक फिर जो है वो आप 3.5 वाली लाइन में आ जाएंगे सीजीपीए की ना। और अगर आप 70 की रेंज में आ गए, यानी कि 79 भी हैं आपके, तो फिर जो है वो आप वो थ्री थ्री वाली लाइन में आ जाएंगे। 3.78 है। मेरी भी इतनी थी भाईजान। हर ये कौन है, हर सर्विसेज, एचआर सर्विसेज, तो ये मेरी भी इतनी थी। कोई नहीं, आपकी हो जाएगी स्कॉलरशिप, लेकिन आपकी बाकी सारी चीजें जो हैं वो होनी चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जितना कोशिश करो कि जितनी बार देखोगे अपनी प्रोफाइल को उतनी ज्यादा मिस्टेक्स आप रिमूव कर पाओगे। डिग्री ट्रांसक्रिप्ट 27 में मिलेगा। डिग्री, डिग्री जो है अगर वो नहीं है तो फिर जो है वो आप अपना उस पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हैं, और होप सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मकसूद भाई, आपकी सीजीपी अगर 3.2 है तो आपका जो है वो मार्क्स परसेंटेज अगर वो पूरी बन रही है, थ्री यानी कि 75%, तो देन आप एलिजिबल हैं। बार दफा ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट भी कम होती है, लाइक वो 70% पे भी आपको जो है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। और कुछ जो है वो हिसाब से उन्होंने ज्यादा जो स्टूडेंट्स लेने होते हैं वो प्राइवेट लेने होते हैं, और जो उन्होंने लेने होते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप वाले, तो वो फिर चूज करते हैं कि अच्छा सपोज अगर आपने 50 स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया एक यूनिवर्सिटी में, तो फिर जो टॉप क्लास स्टूडेंट्स होंगे वो उनको लेंगे। और बाज दफा ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो 12 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो उनको ढूंढ ढूंढ के अप्लाई करते हैं। और सपोज अब उनकी जो प्रोफाइल है, 12 स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर, 12 यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई कर दिया, और हर एक यूनिवर्सिटी में जो है ना सपोज कुछ 200-200 बंदे ने अप्लाई कर दिया इंटरनेशनली, और आप उस 200-200 बंदे के साथ compete ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, या आपका मेरिट नहीं उन यूनिवर्सिटी 12 में से बन रहा किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो फिर वो आपको कोई 13वीं यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से दे देंगे। वो भी अच्छी होगी यूनिवर्सिटी, और वो आपको फिर उस यूनिवर्सिटी में खुद से इनरोल कर देंगे। तो वो भी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। मैं ग्रुप लिंक यार शेयर कर दूंगा, ये जो जन वर्कशॉप ग्रुप है ना इसमें शेयर कर दूंगा। वैसे मैं इधर भी शेयर कर देता हूँ, आप लोग क्वेश्चंस पूछें, ये ग्रुप श्रुप के लिंक तो इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे। बैचलर अभी अगर चल रहा है तो फिर यही है कि पहले उसको तसल्ली से कंप्लीट कर लो, देन जो है वो कोई और काम करना। और अगर आपका दूसरा सेमेस्टर है, तीसरा सेमेस्टर है, या चौथा सेमेस्टर है, तो फिर आप अप्लाई कर लो, अगर आपको मिल जाती है तो फिर आप जो है वो उसको छोड़ के आ जाना। लेकिन कोशिश करो कि जो डिग्री चल रही है पहले उसको अच्छे से कर लो। अगर आपकी सीजीपीए 3.4 है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैंने बार स्टूडेंट देखे हैं जो पीएचडी के लिए इस स्कॉलरशिप यानी कि इतनी सीजीपीए पे आए हैं, और बड़ी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज में आए हैं। लेकिन फिर वही बात कि आपकी खाली सीजीपीए भी कुछ नहीं है,
बाकी जो दो तीन चीजें मैंने बताई हैं उन पे भी फोकस करो। अगर आपका लेटर ऑफ इंटेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, उसमें कोई उनको चीज लगेगी कि यार इसमें कोई थोड़ी सी नोवेलिटी है, इसने खाली चैट जीपीटी से उठा के नहीं लिखा, तो फिर ही वो आपको वो कंसिडर करेंगे। मैं आप लोगों के साथ अपना शेयर कर दूंगा, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि उसमें चीजें किस तरह से बनानी है, ठीक है। कि सपोज जो पहला क्वेश्चन है उसमें कौन कौन सी चीजें हो, जो दूसरा क्वेश्चन है टाइटल कैसा हो, कितने वर्ड्स हो। इवन जो मैंने अपने लेटर में वर्ड्स लिखे हो ना, वो भी उतने ही हैं जितने वो पोर्टल पे चाहिए। खिजर भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल मेरा मास्टर्स कंप्लीटेड है हम्म। एंटोमोलॉजी में, और अगर मैं फिर दोबारा मास्टर्स में अप्लाई करता हूँ, और मैं जो अपना रूट सेलेक्ट करता हूँ वो प्लांट प्रोटेक्शन में पैथोलॉजी की तरफ जाता हूँ, तो क्या इसको इसको कोई वेटेज मिलता है, या वो इस बेस पे रिजेक्ट कर देते हैं कि ये डबल मास्टर है? नहीं, हमजा भाई, अमीर हमजा भाई, वो आपको बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। इवन जो मेरा अपना मास्टर्स है, मेरा भी डबल है, ठीक है। तो वो सबसे पहले देखेंगे कि आपने जो बैचलर की आपकी प्रोफाइल है ना, फिर वो मास्टर्स को छोड़ देंगे, फिर वो बैचलर को देखेंगे। क्योंकि आपने बैचलर के लिए मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, तो इट मीन्स कि आपने वहां पे अपने मास्टर्स की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है ना। आपने कोई अपनी डिग्री लगाई, ना कोई एसोसिएट डिग्री में आपने अपना कुछ लगाया। तो फिर वो आपको देखेंगे कि सपोज जो आपने पाकिस्तान में रिसर्च की हुई है ना, जो आपका था वो मास्टर्स में आपने थीसिस किया हुआ, आप उसी का जो साइनॉप्सिस है उसको आप अपना हाइपोथेसिस बना के तो इधर जो है वो अपने रिसर्च प्रपोजल में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो पिछला कोई बैक नहीं देखेंगे कि आपका कोई गैप है, लेकिन अगर आप उनके क्राइटेरिया पे आ जाते हैं, देन वो आपको जो है वो प्लांट प्रोटेक्शन में ही ले लेंगे। और प्लांट प्रोटेक्शन जो है इसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक वायरोलॉजी है और बैक्टीरियोलॉजी और जो भी हैं, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं वो इस पे हैं इधर एंटोमोलॉजी में, वो प्लांट प्रोटेक्शन में। और आपको जो है वो इंसेक्ट पेस्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर मिल जाएंगे। और इवन पाकिस्तान में अगर हम वीड साइंसेज की बात करें तो वीड साइंसेज एग्रोनॉमी में आता है, और तुर्की में जो है वो एक बड़ा मसला है वीड्स, और ये जो है ये प्लांट प्रोटेक्शन में आता है। अच्छा जी, दो टाइम स्कॉलरशिप अप्लाई किया है, शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए। तो इसमें आप सीखेंगे आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं हर साल, ठीक है। आप अपनी पुरानी एप्लीकेशंस को उठा के देखें और ये जो चीज़ें हैं उनको मॉडिफाई करें। तो 2 साल बड़ा टाइम होता है, उसमें आपने काफ़ी सारी नई चीज़ें भी सीखी होंगी, तो वो चीज़ें आप ऐड करें और टाइम को कभी भी वेस्ट ना करें। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें, करते रहें। वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सारी तुर्की के बड़ी वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो चिक्रोवा यूनिवर्सिटी जो अदाना में है वो बड़ी वेल रिप्यूटेड है। अतातुर्क यूनिवर्सिटी जो है एर्जुरम में, वो बड़ी वेल रिप्यूटेड है। तिकिरदा यूनिवर्सिटी है, तिकिरदा तिकिरदा वो एक सिटी का नाम है, वो बड़ी वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। लेकिन वेल रिप्यूटेड में जाने के लिए आपको पहले कंपटीशन में तो आना पड़ेगा ना। और एगे यूनिवर्सिटी है, वो अंतालिया वाली साइड पे है। उसके अलावा चानाकले यूनिवर्सिटी है, स्पार्ता यूनिवर्सिटी है, वो जो स्पार्थियंस 300 वाले, वो उस सिटी में आती है, वो तुर्की का ही पार्ट है। तो वो तुर्की एक बड़ा जो है ना हिस्टोरिकल सिटी, मतलब पूरा एक कंट्री है। तो आपको जिस भी सिटी में वो ले लेंगे, आपको जो है ना वो बहुत सारी चीजें, खाली स्कॉलरशिप नहीं, आपको बहुत सारी चीजें और भी सीखने को मिलेंगी। आप कल्चर को एक्सप्लोर करेंगे, लोगों को एक्सप्लोर करेंगे। और आपको जो है ये स्कॉलरशिप विन करने के बाद थ्रू येते में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, लाइक शॉर्ट शॉर्ट इंटर्नशिप आ जाएंगी, या कुछ कोर्सेज हो जाएंगे जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। आप अपनी कोई एसोसिएट डिग्री छोटी मोटी किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। वो काफ़ी सारी सिटीज़ हैं, वो आपको येतबे की तरफ से ईमेल आती रहती हैं कि आपके अगर आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं, इस सिटी में है, इस सिटी में है, या आपको इस तरह की मिल जाएंगी। और इवन येतबे जो है वो अपने खुद भी टूर करवाता रहता है विद इन द सिटीज़ ना तुर्की के अंदर। और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपको जो है वो सेमेस्टर एक्सचेंज स्कॉलरशिप, वो यूरोप का टूर भी लग सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये ना सोचें कि तुर्की में मैं आ गया जी, मेरे पैसे नहीं बच रहे, मेरा स्टाइपेंड नहीं बच रहा। वो आप छोड़ दें, पैसे ही सारी उम्र कमाने हैं आपने, ठीक है ना। लेकिन ये है कि अच्छे तरीके से थोड़ी लर्निंग कर लें। सपोज अगर आप तुर्की में पीएचडी के लिए भी आ रहे हैं ना, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपका इंटरनेशनल जो है वो एक्सपोजर होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना वो बात की बातें हैं, लेकिन जो स्कॉलरशिप है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्कॉलरशिप अवेल कर लें, देन जो है वो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। अच्छा जी, लेटर ऑफ इंटेंट मोटिवेशनल
स्टेटमेंट, शॉर्ट कोर्सेज, रिसर्च प्रपोजल, हाउ कैन आई इम्प्रूव। एक मिनट, ये क्या क्वेश्चन था पीएचडी के लिए। प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, व्हाट एट्रीब्यूट्स शुड आई इम्प्रूव। अच्छा जी, वैसे ये इररेलेवेंट टॉपिक है, लेकिन अगर आप अभी जो है ना, वो चाइना में भी थारिम यूनिवर्सिटी के नाम से है। थारिम वैसे तो वो तुर्किश वर्ड है, थारिम बोलते हैं एग्रीकल्चर को। और वहाँ भी आप, शिनचांग प्रोविंस है, वहाँ पे भी अप्लाई करें। वहाँ पे उनको जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चाहिए। और इस साल ना उनको 100 के करीब चाहिए। तो खाली ये हमारा सेशन तो अभी तुर्की के है, तो तुर्की में ही जो है वो हम मेन फोकस करेंगे। आपको जो है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, अगर आपने कोई पब्लिकेशंस कर ली हैं तो वेरी गुड। अगर पब्लिकेशंस नहीं है तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर सपोज आपने कुछ सबमिट भी की हुई है तो आप उसको भी जो है वो लगा सकते हैं। आपने किसी जर्नल में कोई एप्लीकेशन सबमिट की है किसी पेपर की, और वो अभी तक आपका पब्लिश नहीं हुआ, आपको एक्सेप्टेंस उन्होंने दे दिया कि ठीक है जी हम पेपर आपका एक्सेप्ट करते हैं, तो वो आपको कोई सर्टिफिकेट दिया होगा एक्सेप्टेंस का, वो है तो वो अपने पर वो उधर लगा दें पोर्टल पे। अगर वो भी नहीं है तो जो आपने सबमिट की है एप्लीकेशन, यानी कि अपना पेपर मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट किया, तो देन वो आपको एक ईमेल भेजते हैं कि ये आपकी मैन्युस्क्रिप्ट आईडी है, हमने आपका मैन्युस्क्रिप्ट रिसीव कर लिया, ये वो। तो आप उसका जो है वो लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट लेके तो उसको भी एक सर्टिफिकेट के तौर पे लगा सकते हैं, और उसकी डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि ये अभी मेरा पेपर सबमिट है, पाइपलाइन में है, अभी ये पब्लिश नहीं हुआ, हो तो ये हो जाएगा। अच्छा जी, भाई कंट्रीज सर सारी बेस्ट हैं। अभी पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, अगर आपको जो है वो अफगानिस्तान की भी स्कॉलरशिप मिले तो निकल आओ, क्योंकि उनकी भी करेंसी हमारे से अच्छी हो गई है। अच्छा जी, आफ्टर कंप्लीटिंग मास्टर्स इन एंटोमोलॉजी हम तुर्की में जॉब कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको जॉब मिल सकती है तुर्की में। क्योंकि एक चीज़ याद रखें कि जो तुर्की में आप जब अप्लाई करते हैं ना, तो सिर्फ आपको एक अपॉर्चुनिटी वो देते हैं कि या तो आप अपना मास्टर्स कर सकते हैं। सपोज अगर आपने मास्टर्स के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, तो फिर आप मास्टर्स कंप्लीट करें, और देन पीएचडी के लिए जो है ना, वो कहते हैं कि हम आपको इनरोल नहीं करेंगे। लेकिन मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं, पाकिस्तान से नहीं देखे, इंटरनेशनल देखे हैं दूसरे कंट्री से, कि जिन्होंने अपना मास्टर्स किया YTB के थ्रू, देन उन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया और उनको पीएचडी के लिए भी मिल गई। मे बी कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट हो, लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं है। तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज जो है ये आपको मिल सकती है यहाँ पे। एग्रीकल्चर की काफ़ी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, तो वहाँ पे आपको मिल सकती है एग्रीकल्चर की जॉब। और ड्यूरिंग द डिग्री भी आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद नहीं जॉब करता ना। तो बाकी आप कर सकते हैं, पैसे भी बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मैं खुद नहीं करता। अच्छा जी, लैंग्वेज बैरियर जो है ये एक बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है कि तुर्की में जब आप आते हैं तो सबसे बड़ा बैरियर यही है कि लैंग्वेज है। इन लोगों को कोई लैंग्वेज नहीं आती। तो अगर आप बड़े सिटीज में जाते हैं, तो जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पे तो आपको 3-4 लैंग्वेजेस बोलने वाले भी मिल जाएंगे। इंग्लिश बोल रहे होंगे, जर्मन बोल रहे होंगे, फ्रेंच बोल रहे होंगे, स्पेनिश बोल रहे होंगे। लेकिन जब विद इन द सिटीज जब आप मूव करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, टीचर्स के साथ बात करते हैं, देन जो है वो आपको इन वो तुर्किश लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगी। इवन मैं अपनी बात करूं तो हमारी जो अभी जो जो यूनिवर्सिटी है, मेरी फैकल्टी है, वहाँ पे जो मेरा डिपार्टमेंट है उसमें जो 5-6 प्रोफेसर हैं, उनको नहीं आती इंग्लिश। ठीक है, बहुत कम आती है, बहुत ही कम आती है। वो भी इन्होंने एक अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि जब ये इनको एसोसिएट प्रोफेसर होना होता है या प्रोफेसर होना होता है, तो फिर ये अपना एक टेस्ट देते हैं। उसमें अगर ये 65% मार्क्स स्कोर कर जाते हैं तो फिर जो है वो प्रोफेसर ये खुद जो है, जो जहाँ के लोकल्स हैं वो प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन वो बस अपना टेस्ट के लिए, मेरे ख्याल में उसके लिए इंग्लिश सीखते हैं। नॉर्मल इनको बहुत कम आती होती है। लेकिन जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनका बड़ी हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज हैं और बड़ी पॉपुलर हैं, तो वहाँ पे जो प्रोफेसर हैं वो तो आपको ऐसे मिल जाएंगे ना कि लगेगा कि भाई इनसे अच्छी तो कोई इंग्लिश बोल ही नहीं सकता। इसकी लास्ट डेट जो है वो 20 फरवरी है, लेकिन कोशिश करें कि 20 फरवरी से पहले पहले ही आप अप्लाई कर लें। किस मंथ में अप्लाई कर सकते हैं? ये 10 जनवरी को ओपन हो जाती है और 20 फरवरी को लास्ट होती है इसकी डेट। लेकिन कोशिश करें कि आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन को 4-5 दिन 10 दिन पहले ही सबमिट कर दें। फिर कहूंगा कि उसको अच्छे से पढ़ के करें। ये नहीं है कि बस ऐसे ही आज ही एप्लीकेशन बनाई है जी, बस खाना पूरी कर रहे हैं, साल में 100 स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं और कोई जो है उसके पॉजिटिव फीडबैक नहीं आ रहे। तो ऐसा नहीं करना।
तुर्किया बुर्सलारी के अलावा यहाँ पे कौन कौन सी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अमीर हमजा भाई ने भी किया था लेकिन मेरे माइंड से निकल गया। मैंने बताया था कि आपको जो है वो मिल सकती है, कल्चरल स्कॉलरशिप मिल सकती हैं। ठीक है, उसका स्टाइपेंड भी अच्छा खासा होता है, मेरे ख्याल में डबल होता है जो तुर्किया बुर्सलारी का ये थे का ना। सपोज अगर आपको मास्टर्स के लिए 6500 मिल रहा है तो उसमें आपको 9000 मिलेगा। तो वो भी इसी के अंडर ही आती हैं। क्योंकि जब आप डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं उनकी अपनी अलग से स्कॉलरशिप्स हैं। लाइक अभी इस्तांबुल में एक सबांजी यूनिवर्सिटी है, बड़ी तगड़ी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसकी अपनी स्कॉलरशिप्स आती हैं। जब आप उसमें अप्लाई कर, आपने जो है ना, जो यतबे का एप्लीकेशन नंबर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपने वो अपने पास ही रखना है। सबमिट करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को जरूर सबमिट करें, उसके बाद आप एक्सप्लोर करते रहें। ठीक है, अगर कोई स्कॉलरशिप्स आती हैं तो आप उनमें भी अप्लाई करें। क्योंकि मैं खुद जो है वो भेजता रहता हूँ ग्रुप में, तो आप वहां पे भी देखते रहें। अगर किसी यूनिवर्सिटी की, तुर्की की सपोज किसी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप आई हुई है, या किसी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट उन्होंने जो है वो सेमेस्टर एक्सचेंज के स्टूडेंट्स मांगे हुए हैं, तो आप जब उस पर अप्लाई करते हैं तो फिर वो आपको ईमेल करके कहते हैं कि अच्छा, आपने जो यतबे पे अप्लाई किया हुआ ना तुर्किया बुर्सलारी के लिए, उसका आप हमें अपना जो है वो दें एप्लीकेशन नंबर ना। तो वो आपको डायरेक्ट, अगर जैतबे की फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिल रही सपोज पूरी डिग्री के लिए, तो फिर वो आपको सेमेस्टर एक्सचेंज में बुला लेंगे, कल्चरल किसी स्कॉलरशिप में बुला लेंगे। उसके अलावा ज्ञानते स्कॉलरशिप है, वो अभी अनाउंस होनी है। उसमें भी खाली जो है वो इस्लामिक स्टडी के नहीं आते हैं, उसमें और भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, एसोसिएट डिग्रीज होती हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा तुर्की में आप जो है, जैसे हमारे पाकिस्तान में यार एक वो प्रोजेक्ट आते हैं, उनका मेरे माइंड माइंड से नाम निकल गया है, जो हमारे एचईसी के थ्रू होते हैं ना, उनका नाम पता नहीं क्या है। अच्छा खैर छोड़ो, तुर्की में जो है ना उनको बाप के नाम से लिया जाता है, या फिर जो है ना तुबिताक, तुबिताक के नाम से लिया जाता है। तो आप जो है वो यूनिवर्सिटीज को जब आप एक्सप्लोर करके वो उस पर लगा रहे होंगे ना अपनी एप्लीकेशन में, तो आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे पास दफा काफी सारे अनाउंस हुए होते हैं प्रोजेक्ट्स। तो आप उनको भी देखते रहें, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट लग रहा है और आप उसकी प्रोफेसर की डिटेल्स देखें, तो फिर जो है अगर आप उस पे प्रोफेसर से डायरेक्ट इस हिसाब से कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप उनसे कहें कि मुझे जो है ना, या आप इस प्रोजेक्ट में ले लें। लेकिन वो बहुत ही रेयर होता है कि 99% वो जो है स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी सपोज अगर आप इधर मास्टर्स के लिए आ गए हैं, तो आप अपने वो उसी प्रोफेसर के पास सपोज प्रोजेक्ट है तो वो आपको एनरोल कर लेगा। लेकिन ये आपको मिल जाती होती हैं। बाज़ दफ़ा ये होते हैं कि कुछ यहाँ के प्रोफेसर हैं, उनके पाकिस्तानी प्रोफेसर के साथ बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट होते हैं, तो वो उनके थ्रू भी स्टूडेंट्स को बुलवा लेते हैं।